ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिकोण की बात करें, हाँ, सेमी सर्कल्स, बिल्कुल। तो बाहर की तरफ दो अजीब से चांद के आकार वाले हिस्से बन जाते हैं। हाँ, अब एक ऐसी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है जो कहती है कि उन दोनों टेढ़े मेढ़े हिस्सों का टोटल एरिया ठीक उस बीच वाले राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। सही बात है। देखने में ये किसी इल्यूजन या जादू जैसा लगता है ना। वही तो, मतलब सुनने में लगता है कि कोई ट्रिक होगी, लेकिन ये जादू नहीं है, ये प्योर ज्योमेट्री है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी तरह के जादू को डिकोड करने वाले हैं। और जो लोग आरआरबी, एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स कोई बिना सर पैर के फॉर्मूलाज की खौफनाक दीवार नहीं है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। अक्सर लोग मैथ्स से डरते हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस दीवार को गिराकर इसे एक टूलकिट की तरह देखें। स्लाइड नंबर 1 से शुरू करके स्लाइड नंबर 20 तक हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मास्टर क्लास करने वाले हैं, जिसमें हर फॉर्मूला एक ऐसी चाबी बनेगा जो एग्जाम के किसी भी ताले को खोल सकती है। सही कहा। और हम सिर्फ फॉर्मूलाज रटने नहीं वाले, उनके पीछे का जो लॉजिक है वो कैसे बने उस पे फोकस करेंगे, ताकि एग्जाम के प्रेशर में कोई कुछ भूले ना। तो चलिए फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आखिर किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल से इतना अलग क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब उसके उस एक 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के एंगल में छुपा है। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है ना, तो वो 90 डिग्री पर मिलती हैं। हाँ, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल तो 180 डिग्री होता है। बिल्कुल। तो अगर हम उस 90 डिग्री को हटा दें, तो बाकी बचे दोनों एंगल्स हमेशा 90 से कम ही होंगे, यानी एक्यूट एंगल्स होंगे। अच्छा, और इन साइड्स के नाम भी तो इस 90 डिग्री एंगल के हिसाब से ही रखे जाते हैं ना? हाँ, देखिए, जो साइड 90 डिग्री के ठीक सामने होती है वो हमेशा सबसे लंबी होती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहते हैं। राइट, हाइपोटेन्यूस, एच। और बाकी की जो दो साइड्स मिलकर वो 90 डिग्री का कोना बनाती है ना, उन्हें हम लेग्स कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार। ये सुनने में बहुत बेसिक लग रहा है, पर मुझे पता है आगे की सारी ट्रिक्स इसी बेस पर टिकी हैं। सही पकड़ा, ये फाउंडेशन है। तो थोड़ा इस फाउंडेशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्लाइड नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल पूरी तरह से फंसा हुआ दिख रहा है। इसे इन रेडियस भी कहते हैं, स्मॉल आर। ये उस सर्कल की रेडियस है जो ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स को छू रहा है। और इसका एक मास्टर फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ, R = P + B - H / 2। पर ये बना कैसे? इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। उस अंदर वाले सर्कल के सेंटर से ट्रायंगल की तीनों साइड्स पर अगर हम सीधी लाइंस खींचें, यानी रेडियस, और फिर उस 90 डिग्री वाले कोने पर ध्यान दें, हाँ, तो वहां सर्कल की दो रेडियस और ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, एक वर्क। ओह वाओ, एक स्क्वायर बन जाता है वहाँ, क्योंकि रेडियस तो बराबर होती है। बिल्कुल, और एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, तो वो कोना एक स्क्वायर बन गया। और इसी वजह से जब हम इन रेडियस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़कर उसमें से हाइपोटेनस को घटा देते हैं और फिर आधा कर देते हैं। समझ गई, हम असल में उस कोने वाले स्क्वायर की साइड को मैथमेटिकली अलग कर रहे हैं। कितना लॉजिकल है ये, समझ आ रहा है ये सबको? आना ही चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजुअलाइजेशन। और इसी फॉर्मूले को हम अपनी सुविधा से बदल भी तो सकते हैं। जैसे 2 को उधर भेज दिया तो 2R = P + B - H। हाँ, और h को भी उधर ले आए तो 2R + H = P + B हो जाता है। इसके अलावा एक और डिराइव्ड फॉर्म है इसकी, जिसमें सर्कमरेडियस यानी कैपिटल R का रोल आता है। अच्छा, कैपिटल R वो क्या है? R + R = P + B / 2। ये रिलेशन सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। अरे वाह! चलिए अब स्लाइड नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत ही जादुई सी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जिसमें 3 पॉइंट्स एक साथ बैठे हैं। ये सच में एक जादुई संबोध त्रिकोण का। इसे हम कोलिनियरिटी कहते हैं। किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर अलग-अलग बिखरे होते हैं। राइट। पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं। कहाँ होते हैं ये पॉइंट्स एग्जैक्टली? देखिए, जो 90 डिग्री वाला कोना है ना, पॉइंट बी, वही हमारा ऑर्थोसेंटर होता है। ओके, कोने पर ऑर्थो सेंटर बैठ गया। हाँ, और वहां से अगर आप हाइपोटेन्यूज के ठीक बीच तक एक लाइन खींचें तो वो मिड पॉइंट हमारा सर्कमसेंटर होता है, पॉइंट ओ। अच्छा, और सेंट्रॉइड कहाँ गया फिर? सेंट्रॉइड इन दोनों के बीच में इस लाइन पर बैठता है
और इस पूरी लाइन को 2:1 2:1 के रेशियो में बांट देता है। वेट, रियली? सीधा 2:1? सीधा। और एग्जाम में यही रेशियो डायरेक्टली पूछा जाता है। बिल्कुल। अगर फॉर्मूलाज की बात करें तो सर्कम रेडियस कैपिटल R जो है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है h/2। और यही सबसे छोटी मीडियन भी होती है ना? सही कहा। और इस सेंट्रॉइड वाले रेशियो की वजह से उस लाइन के अलग अलग हिस्सों की लेंथ सीधे आ जाती है। जैसे ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड तक की दूरी h/3 हो जाती है। और सेंट्रॉइड से सर्कम सेंटर तक की दूरी फिर h/6 होगी। एकदम क्लियर है। ये लॉजिक तो बिल्कुल सेट हो गया दिमाग में। अब स्लाइड नंबर 5 की बात करते हैं। अब हम उस नियम पर आते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल का कोर इंजन है। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल। p² + b² = h²। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम हर बार ये बैठकर कैलकुलेट नहीं कर सकते। टाइम कहाँ होता है? वही तो, उसके लिए हम ट्रिपलेट्स यूज करते हैं ना, ऐसे 3 इंटीजर्स जो इस इक्वेशन में फिट बैठते हैं। एग्जैक्टली। जैसे 3, 4, 5 XYZ। और इसका एक गोल्डन रूल भी है। अगर आपके पास कोई ट्रिपलेट है और आप उसमें किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो नया सेट भी ट्रिपलेट ही होगा। मतलब अगर 3, 4, 5 को मैं डबल कर दूं तो 6, 8 और 10 बनेगा, वो भी एक ट्रिपलेट होगा। 100%। वो बस उसी ट्रायंगल का एक बड़ा रूप बन जाता है। ये तो मस्त शॉर्टकट है। स्लाइड नंबर 6 में ऐसी कुछ फ्रीक्वेंट ट्रिपलेट्स की मास्टर लिस्ट दी गई है, जैसे 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो सबसे पहला वाला है ना 3, 4, 5, हाँ, ये मैथ्स की दुनिया का एकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जिसकी साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एपी में। इनमें ठीक 1 का डिफरेंस है। ऐसा और कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता। वाओ, ये सीधा एग्जाम का सवाल बन सकता है। इकलौता एपी वाला ट्रिपलेट 3, 4, 5। लिस्ट में थोड़े अलग टाइप के भी दिख रहे हैं, जैसे रूट वाले 1, 1 √2, या फिर एल्जेब्राइक जैसे 2n n² - 1 n² + 1। हाँ, ये डायरेक्टली यूज होते हैं। पर एक बात सोचने वाली है, अगर एग्जाम में किसी को ये लिस्ट याद ना रहे और क्वेश्चन में सिर्फ एक साइड दी हो, जैसे स्लाइड नंबर 7 की बात करें, क्या कोई तरीका है पूरा ट्रिपलेट खुद बनाने का? बिल्कुल है, और बहुत आसान ट्रिक है इसकी। पहले ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं की ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3। ठीक है, 3 ऑड नंबर है। सबसे पहले उस 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर हुआ 9। अब इस 9 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ दीजिए जिनका डिफरेंस सिर्फ 1 हो। 9 को 1 के डिफरेंस में बांटना है। 4 और 5, 4 + 5 9 होते हैं। बस बन गया आपका ट्रिपलेट, 3, 4 और 5। वेट, रियली? इतना सिंपल? एक और ऑड नंबर ट्राई करते हैं। 5 का स्क्वायर हुआ 25। 25 को ऐसे बांटना है कि 1 का फर्क हो, तो 12 और 13, 12, 13 मिलकर 25। और ट्रिपलेट मिल गया 5, 12, 13। है ना कमाल की ट्रिक? ये तो बहुत टाइम बचा सकती है एग्जाम में। लेकिन स्लाइड नंबर 8 में इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं के लिए भी ट्रिक है। ऑड वाली सेम ट्रिक इवन पे नहीं लगेगी ना? नहीं। अगर आप 6 के साथ कोशिश करेंगी, 6 का स्क्वायर 36, उसमें 1 का डिफरेंस लाना मुश्किल है इंटीजर्स में। हाँ, वो पॉइंट्स में आएगा, 17.5 और 18.5। वही, इसीलिए इवन नंबर्स के लिए रास्ते में एक छोटा सा बदलाव है। स्टेप 1, इवन नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 6 लिया, उसका स्क्वायर किया, 36। स्टेप 2, इस स्क्वायर का आधा कर दीजिए। 36 का आधा किया तो 18 आया। और आखिरी स्टेप, इस 18 को 2 हिस्सों में बांटिए, लेकिन इस बार उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। 18 को 2 के डिफरेंस में 8 और 10। 8 और 10 का टोटल 18 और डिफरेंस 2। अरे वाह, ट्रिपलेट मिल गया, 6, 8 और 10। देखा, अब कोई भी नंबर हो, 8 हो, 10 हो, आप दिमाग में ही उसका ट्रिपलेट निकाल सकती हैं। 8 का ट्राई कीजिए। 8 का स्क्वायर 64, आधा किया 32, और 32 को 2 के डिफरेंस में बांटा तो 15 और 17। 8, 15, 17। सुपर्ब। ये एग्जाम में आपको दूसरों से बहुत आगे निकाल देगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 9 पर देखिए। ट्रिपलेट से निकलकर अब हम एरिया और रेडियस के कनेक्शन को देखते हैं। हमने थोड़ी देर पहले वो इन रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल r = p + b - h / 2। सही याद है आपको। अब इस फॉर्मूला के साथ थोड़ा एल्जेब्रा का खेल खेलते हैं। इसे हम थोड़ा एडजस्ट करके
R इक्वल्स P प्लस B प्लस H डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस H लिख सकते हैं। ओके, पर इससे होगा क्या? देखिए, P प्लस B प्लस H जो है वो ट्राइंगल का पेरीमीटर है और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो वो बन गया सेमी पेरीमीटर, जिसे हम कैपिटल S लिखते हैं। तो ये बन गया R इक्वल्स S माइनस H। बिल्कुल। और क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज H सर्कम रेडियस कैपिटल R का डबल होता है, H इक्वल्स टू R, तो आखिरी फॉर्मूला निकल कर आता है R इक्वल्स S माइनस 2R या S इक्वल्स R प्लस 2R। ये तो मैजिक लग रहा है। और इसी से शायद स्लाइड पर लिखे वो एरिया वाले मैजिक फॉर्मूलाज बन रहे हैं। एकदम सही। ट्राइंगल का एरिया डेल्टा होता है R मल्टीप्लाइड बाय S। जब हम इसमें S और R की वैल्यू रखते हैं तो हमें दो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिलते हैं। एक है डेल्टा इक्वल्स S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस 2R और दूसरा डेल्टा इक्वल्स R स्क्वायर प्लस 2RR। ये एरिया फॉर्मूलाज डायरेक्टली वैल्यूज डालकर आंसर निकालने के लिए परफेक्ट है। पर एरिया की बात निकली है तो स्लाइड नंबर 10 मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। ये हाइपोटेन्यूज स्प्लिट एरिया ट्रिक क्या चीज है? ये एग्जाम्स के लिए एक अल्टीमेट शॉर्टकट है। स्लाइड 10 का डायग्राम देखिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है। ये सर्कल हाइपोटेन्यूज को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, वहां से हाइपोटेन्यूज दो टुकड़ों में बट गया है। हाँ, मान लेते हैं एक हिस्सा x है और दूसरा हिस्सा y है। तो ट्रिक ये है कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया सीधा x और y को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। एरिया इक्वल्स x टाइम्स y। एक सेकेंड, सीरियसली? ना बेस पता होना जरूरी है ना परपेंडिकुलर, सिर्फ वो x और y मल्टीप्लाई कर दो? सिर्फ x और y। पर ये काम कैसे करता है? इसका प्रूफ भी उतना ही एलिगेंट है। पेरीमीटर होता है s इक्वल्स r प्लस x प्लस y। जब हम इस s की वैल्यू को एरिया के फॉर्मूला डेल्टा इक्वल्स r इंटू एस में रखते हैं और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इक्वेशंस खोलते हैं तो सारे रेडियस वाले टर्म्स और बाकी चीजें आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अच्छा। यानी एल्जेब्राइक कैंसिलेशन। हाँ। सब कुछ कटपिट कर सिर्फ XY बच जाता है। सोचिए एग्जाम में ये किसी का कितना टाइम बचा सकता है। जिनको ये पता होगा वो तो 5 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। अब स्लाइड नंबर 11 पर चलते हैं। यहाँ मास्टर डायग्राम लिखा है। एक ट्राइंगल के 90 डिग्री वाले कोने से सामने हाइपोटेन्यूज पर एक सीधी लाइन या लंब गिराया गया है। ये ज्योमेट्री का एक क्लासिक सेटअप है। जब वो लंब गिरता है जिसे एल्टीट्यूड CD कहते हैं, तो वो उस बड़े ट्राइंगल को दो छोटे ट्राइंगल्स में चीर देता है। हाँ, दो अलग हिस्से बन गए। पर खास बात यह है कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स आपस में तो सिमिलर होते ही हैं, साथ ही ये उस असली बड़े ट्राइंगल ABC के भी सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ये सुन के मुझे वो मैत्रियोशका डॉल्स याद आ रही है। वो रशियन गुड़िया है ना, एक बड़ी गुड़िया को खोलो तो अंदर से बिल्कुल वैसी ही शेप की दो छोटी गुड़ियाएं निकल आती हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। बिल्कुल वैसा ही है। और इस सिमिलैरिटी का रीजन उनके एंगल्स का खेल है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक छोटा एंगल थीटा है तो दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहा है। तो इस हिसाब से तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स परफेक्टली मैच कर जाते हैं। एग्जैक्टली। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। समझ आ रहा है ये? हाँ। और इसी रेशियो और सिमिलैरिटी से हमें स्लाइड 12 और 13 पर दिए गए वो 6 गोल्डन एल्टीट्यूड फॉर्मूलाज मिलते हैं। लोग इन्हें रटते हैं, पर अब हम इनका लॉजिक देखेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला को तोड़ते हैं। अगर आप उस बड़े ट्राइंगल के एक लेग, मान लीजिए BC का स्क्वायर निकालते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के उस छोटे हिस्से के जो उसके ठीक बगल में है, यानी BD। ओके, BD। और उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे के पूरे हाइपोटेन्यूज से, यानी BA से। तो फॉर्मूला बना BC स्क्वायर इक्वल्स BD मल्टीप्लाई बाय BA। विजुअलाइज करना बहुत आसान हो गया। जो साइड निकालनी है उसका साथ वाला हाइपोटेन्यूज का टुकड़ा और टोटल हाइपोटेन्यूज। तो यही सेम लॉजिक दूसरे लेग पर लगाएंगे तो AC स्क्वायर बनेगा AD मल्टीप्लाई बाय AB। सही पकड़ा आपने। और अगर हमें डायरेक्ट वो एल्टीट्यूड, वो बीच वाला लंब CD निकालना हो, वो स्लाइड में एरिया के थ्रू अजीब सा डेरिवेशन लिखा है, वो डेरिवेशन छोड़ दीजिए, रिजल्ट याद रखिए। एल्टीट्यूड CD बराबर होता है दोनों लेग्स के मल्टीप्लिकेशन को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके। CD इक्वल्स BC इंटू AC होल डिवाइडेड बाय AB। यानी परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करो और हाइपोटेन्यूज से भाग दे दो। सिंपल। स्लाइड 13 में और 3 फॉर्मूलाज हैं इसी एल्टीट्यूड के। हाँ, अगर एल्टीट्यूड CD का स्क्वायर निकालना हो तो वो सिंपली हाइपोटेन्यूज के दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है।
CD स्क्वायर इक्वल्स BD मल्टीप्लाई बाय AD। और इसके बाद एक इनवर्स स्क्वायर्स रूल भी है यहाँ। 1/CD स्क्वायर इक्वल्स 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर। ये देखने में अजीब है, पर क्वेश्चंस में काम जरूर आता होगा। बिल्कुल। अब इतनी थ्योरी पढ़ ली है तो इसको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे लगा कर देखते हैं स्लाइड 14 में। हाँ जरूर। क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल ABC में A पर 90 डिग्री है, AD हाइपोटेन्यूज BC पर लंब है। अगर AB 16 सेंटीमीटर है और AC 30 सेंटीमीटर है तो BD और AD की लेंथ निकालनी है। तो स्टेप्स क्लियर रखिए। पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस से। 16 और 30 है ना? इनका ट्रिपलेट बनेगा। 16 का 256, 30 का 900 यानी 1156, जिसका रूट होता है 34। तो हाइपोटेन्यूज BC आया 34 सेंटीमीटर। सही। अब गोल्डन फॉर्मूला नंबर 1 लगाते हैं। AB स्क्वायर बराबर होता है BD मल्टीप्लाई बाय BC। 16 का स्क्वायर यानी 256 इक्वल्स BD इंटू 34, तो BD बन गया 256 डिवाइडेड बाय 34 यानी लगभग 7.5 सेंटीमीटर। और अब हमें एल्टीट्यूड AD निकालना है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था। दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। AC इंटू AB डिवाइडेड बाय BC यानी 30 गुना 16 भाग 34, 480 डिवाइडेड बाय 34, जो देगा लगभग 14.1 सेंटीमीटर। देखिए, बिना उन गोल्डन फॉर्मूलाज के ये कैलकुलेट करना कितना लंबा हो जाता। वही तो। इस टूल किट को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब अगला चैलेंज देखते हैं, स्लाइड 15 और 16 पर। मान लीजिए आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सबसे बड़ा वर्ग यानी स्क्वायर प्लॉट काटना है। किसी नॉर्मल ट्राइंगल में अगर सबसे बड़ा स्क्वायर काटना हो तो उसका फॉर्मूला तो स्लाइड 15 में दिया है। A इक्वल्स XY डिवाइडेड बाय X प्लस Y, जिसमें X बेस है और Y हाइट। हाँ, ये सिमिलैरिटी से ड्राइव होता है, पर हमारी बात तो राइट एंगल ट्राइंगल की हो रही है। यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं स्क्वायर फिट करने के। या तो स्क्वायर को 90 डिग्री वाले कोने में ठोंस दे या फिर उसको थोड़ा घुमाकर हाइपोटेन्यूज पर टिकाने। देखने में लगता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी लाइन है, तो उस पर बैठा स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा। ये बहुत कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स का, पर मैथ्स इसका उल्टा बोलती है। अगर कॉर्नर में स्क्वायर है, कॉर्नर स्क्वायर, तो उसकी साइड होती है x इक्वल्स AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, और हाइपोटेन्यूज वाले की होती है y इक्वल्स ABC डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो x हमेशा y से बड़ा निकलता है। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा स्क्वायर हमेशा वो होता है जो 90 डिग्री वाले कोने पर रखा हो, कॉर्नर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। पर अगर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज पर ही रखा हो तब भी तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है ना। स्लाइड 17 में देखिए, हाइपोटेन्यूज सेगमेंट स्क्वायर का एक स्पेशल मैजिक फॉर्मूला। हाँ, अगर हाइपोटेन्यूज पर रखा स्क्वायर हाइपोटेन्यूज को x और y 2 टुकड़ों में बांट रहा है, तो स्क्वायर की साइड a सीधा अंडर रूट XY के बराबर होती है। a इक्वल्स रूट XY। अरे, सीधा रूट XY। हाँ, और ये भी वही सिमिलैरिटी के कारण होता है। उन छोटे ट्राइंगल्स के रेशियोज की वजह से a स्क्वायर इज इक्वल्स XY मिल जाता है। चलिए, अब उस थ्योरम पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। स्लाइड 18, 3 सेमी सर्कल्स एरिया थ्योरम। ठीक एक ऐसी छवि जैसी हमने आंखें बंद करके सोची थी। सेमी सर्कल्स वाली, जिसमें रूल ये कहता है कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स को डायमीटर मानकर सेमी सर्कल्स बनाएं, तो बाहर जो 2 शेडेड हिस्से बनते हैं मून की शेप वाले, उनका टोटल एरिया अंदर के राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है। पर ये प्रूफ कैसे होता है? अलजेब्रा कैंसलेशन का जिक्र किया था आपने। देखिए, पूरे शेप का एरिया लीजिए। ट्राइंगल का एरिया डेल्टा प्लस उसके परपेंडिकुलर पर बने सेमी सर्कल का एरिया प्लस बेस पर बने सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, ये पूरा जुड़ गया। अब इस टोटल में से उस सबसे बड़े सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए जो हाइपोटेन्यूज पर बना है, तो सिर्फ वो चांद वाले शेडेड हिस्से बचेंगे। ओके, पर आगे? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, तो उन दोनों छोटे सेमी सर्कल्स का एरिया मिलकर ठीक उस बड़े सेमी सर्कल के एरिया के बराबर होता है। अरे, तो मतलब जब हम बड़े सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उन दोनों छोटे सेमी सर्कल्स को पूरी तरह से काट देता है। वो पाई और रेडियस के सारे टर्म्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एकदम सही। और आखिरी में बचता है सिर्फ वो समकोण त्रिकोण, ट्रायंगल ABC। है ना मैथ्स की खूबसूरती? बहुत कमाल है।
तो स्लाइड 19 पर अगर हम समराइज करें, आज हमने इस मास्टर क्लास डीप डाइव में बिल्कुल शून्य से शुरू करके बहुत डीप तक का सफर तय किया। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के शॉर्टकट निकाले। हाँ, ऑड और इवन वाली ट्रिक, इन रेडियस का S-H वाला फॉर्मूला समझा। सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, ये देखा। सेंट्रॉइड का 2:1 का डिवीजन। और फिर मास्टर डायग्राम में मत्रोश्का डॉल्स की तरह सिमिलैरिटी, जिससे हमें 6 गोल्डन फॉर्मूलाज मिले। एल्टीट्यूड स्क्वायर्ड इक्वल्स BD into AD। और आखिर में एरिया ट्रिक, हाइपोटेन्यूज स्प्लिट और सेमी सर्कल्स वाला जादू। सही कहा। स्लाइड 20 पर यही लिखा है कि एग्जाम के लिए इन फॉर्मूलाज को सिर्फ रटना काफी नहीं है। अगर हमें उनका बेस पता है कि वो पाइथागोरस से आए हैं या सिमिलैरिटी से, तो स्ट्रेस में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल। और थोड़ा सेल्फ टेस्ट करने के लिए जो लोग सुन रहे हैं, हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं। पहला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने वाला इकलौता पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है? सबको पता होना चाहिए ये अब तक। दूसरा, अगर लंब 8 है और आधार 15 है तो इन रेडियस क्या होगा? पहले ट्रिपलेट निकालिए और फॉर्मूला लगाइए। तीसरा, एक एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज को 4 और 9 के सेगमेंट में बांटता है, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? चौथा, एक इन सर्कल हाइपोटेन्यूज को 5 और 6 के सेगमेंट्स में बांटता है। ट्रायंगल का टोटल एरिया कितना होगा? शॉर्टकट याद कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन, अगर 3 सेमी सर्कल थ्योरम में ट्रायंगल का बेस 6 और हाइट 8 है, तो अनशेडेड हिस्सों का टोटल एरिया कितना होगा? इन सब के जवाबों के लिए किसी को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब माइंड में सॉल्व होना चाहिए। और आखिर में सोचने के लिए 2 कंसेप्चुअल सवाल। पहला, क्या ट्रिपलेट्स का ये गोल्डन रूल 3D ज्योमेट्री में भी ऐसे ही काम करता है जब हम एंगल्स घुमाते हैं? अच्छा सवाल है। और दूसरा, नेचर में यानी प्रकृति में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जहां अनजाने में इन हाइपोटेन्यूज स्प्लिट रूल्स का यूज होता है ताकि